हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 6 करने वाले हैं। तो ये लेक्चर फ्रेंड्स जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है। इस लेक्चर में हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। मैंने आपको बताया था कि हमने 10+2 लेवल तक की प्रोबेबिलिटी की जो थी वो पूरी पढ़ ली है पहले ही। अब जो हम आगे जो पढ़ेंगे वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट होगा। ओके, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करेंगे, फिर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जाएंगे। वो तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले समझने की कोशिश करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखिए फ्रेंड, जो है बाई मीन्स होता है दो, है ना। तो अगर किसी काम के सिर्फ दो आउटपुट हों तो वहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होता है। काम के दो आउटपुट, जैसे अगर मान लीजिए आपने सिक्का उछाला, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये आपका है ना। और अगर हम बाइनरी डिजिट की बात करें तो या तो जीरो होता है या बाइनरी डिजिट या तो जीरो होगी या तो वन होगी, है ना, कंप्यूटर की भाषा में अगर कहें। उसी तरीके से या तो व्यक्ति जिंदा रहेगा या मर जाएगा, दो में से एक ही घटनाएं होंगी। इस तरीके मतलब अगर कोई भी चीज़ें हों, सक्सेस एंड फेलियर, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया तो या तो आपको सफलता मिलेगी या तो आपको फेलियर मिलेगा, दो ही बातें होंगी। तो इस तरीके की जहाँ भी दो ही आउटपुट आने के चांसेस जो फ्रेंड्स, वहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम आता है आपको, ठीक है। अब हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं 3 सिक्के उछालता हूँ, ठीक है, और तीनों पर हेड 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 आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ये उतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर 3 सिक्के उछाले जाते हैं, हर एक में दो दो आउटपुट आते हैं। हर सिक्के पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। दो दो चांसेस हैं। तो कुल मिलाकर 2 दूनी 4 दूनी 8, कुल मिलाकर के कितने आउटपुट बनेंगे आपके? टोटल 8 आउटपुट बनेंगे। लेकिन अगर सोचिए मैं आपसे बोल दूं कि मैं एक समय में 15 सिक्के उछालता हूं, कितने? 15 सिक्के। अब ये फ्रेंड्स जो है 2 गुणे 2 गुणे 2, पता है 15 तक जाएगा। अब ये कितनी बड़ी वैल्यू होगी? मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर 2 की पावर 10 ही मेरे ख्याल से 1024 होता है शायद, है ना। तो ये इतनी वैल्यूज अगर बन जाएंगी 1024, तो 8 कम्बिनेशन बनाना तो आसान था। हेड 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 टेल हेड ऐसे करके लिख दिया। लेकिन जब 1000 कम्बिनेशन बनाने होंगे तो आप नहीं कर पाओगे, आप वहाँ फंस जाओगे। और वहीं पर ही बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मदद करने के लिए सामने आता है। ओके, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होंगी कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ज़रूरत क्यों है। तो आगे बात करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। कंसीडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एन रिपीटेड इंडिपेंडेंट ट्रायल, यानी कोई एक हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें कितने ट्रायल्स हो रहे हैं? एन, स्मॉल एन नंबर ऑफ ट्रायल्स आप कर रहे हो। रिपीटेड ट्रायल है, जैसे एक सिक्के को 10 बार उछाला, 15 बार उछाला, तो दैट इज स्मॉल एन। और उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? स्मॉल पी। सफलता की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? स्मॉल पी। जैसे हमने मान लो 10 सिक्के उछाले, इसका मतलब n इक्वल टू 10 हो गया। अब हेड आए, इसकी हर एक बार सिक्का उछालने पर हेड आए, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। क्यों? क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2 हो गई। तो यही बात बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, वहाँ पर n टाइम्स तक हम उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर स्मॉल पी दे रखी हो इंडिविजुअल ट्रायल में, हर एक ट्रायल में सफलता पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी दे रखी हो, तो हम ये मानकर चल सकते हैं क्या? लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स, एक कैपिटल एक्स हमने वेरिएबल लिया, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सक्सेस इन द रिपीटेड ट्रायल। अब हम ये मानेंगे, देखिए स्मॉल एन लिया, क्या है? कुल कितनी बार सिक्का उछाला गया। बातों को समझते चलेंगे तो ध्यान रहेगा। कितनी बार सिक्का उछाला गया? मैं मान लेता हूँ 10 टाइम्स आपने उछाला। फिर हमने बात की प्रोबेबिलिटी की। किस बात की प्रोबेबिलिटी? एक बार जब मैं सिक्का उछालता हूँ तो हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1/2। हर बार जितनी बार मैं सिक्का उछालूंगा उतनी बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। पी क्या है? हर एक ट्रायल में, एक इंडिविजुअल ट्रायल में सफलता की प्रोबेबिलिटी है। इंडिविजुअल ट्रायल में सक्सेस रेट दे रखा है पी। ओके, उसके बाद में एक्स की बात कर रहे हैं। एक्स होता है फ्रेंड्स कितनी बार आपको सफलता चाहिए। जैसे मैंने सिक्का कितनी बार उछाला? 10 बार उछाला है। कितनी बार उछाला है? 10 टाइम्स हमने सिक्का उछाला है। मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 बार जो है हेड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। मैंने एक सिक्के को 10 बार उछाला या 10 सिक्के एक साथ उछाल दिए, बात एक ही है। एक ही सिक्का लीजिए और उसे 10 बार फ्लिप करिए, या 10 सिक्के एक ही बार में उठा करके फेंक दीजिए और उसमें से 4 हेड आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये एक्स हो जाता है आपका 4। बस ये हो गया। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने कितने लिए। पी क्या है?
एक इंडिविजुअल ट्रायल उठाइए, उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सफलता आपको मिली, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। 1/2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप सिक्का उछालते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसलिए हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की भी 1/2 है। क्वेश्चन अगर बदलेगा, मान लीजिए अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेंगे तो हो सकता है कि ये 1/2 ना हो। मैं बस इस एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए प्रोबेबिलिटी 1/2 ले रहा हूँ। x=4 हमने कैसे लिया, मैं आपसे बोलता हूँ कि चार मतलब जो है 4 टाइम्स में मुझे, मतलब मैंने 10 बार सिक्का उछाला है, 4 बार मुझे हेड चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 4 बार नहीं, मुझे 2 बार हेड चाहिए, तो x=2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे फ्रेंड्स जो है बाइनोमियल थ्योरम आपकी काम करती है। थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई होंगी, ज़रा मतलब समझते हुए चलेंगे, है ना। मैं धीरे धीरे आपको उस इन्वायरमेंट की तरफ ले चल रहा हूँ जहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अभी तो हम फाउंडेशन बना रहे हैं, तो हम ये मान कर चलते हैं देन x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में x क्या कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें अब तक हमने बात की n की टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायल्स लिए हमने 10, उसमें से हमें एक ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, उसमें से हमें कितनी बार जो है वो चाहिए, कितनी बार हमें हेड चाहिए या कितनी बार हमें टेल चाहिए, तो मान लो हमने कहा 2 बार, तो x=2। तो ये 3 वेरिएबल n, p और x की हमने बात कर ली। तो इन्हीं तीनों से ही डिफाइन होता है हमारा क्या, बाइनोमियल थ्योरम की इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ x=x, इसका क्या मतलब है, पहले ये शब्द के मायने समझते हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि x जो है वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वही स्मॉल x है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे x=2 चाहिए, यानी कि मुझे 2 बार हेड चाहिए, तो इसका मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x=2 निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x=2 निकालनी होगी। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूँ मुझे नहीं, मुझे टेल चाहिए 8 बार, मतलब 10 बार सिक्का उछालो, 8 बार मुझे टेल चाहिए, तो x=8 हो गया। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 8 लिख देंगे, x=8। तो ये चीज़ लिखी हुई है, मेरे ख्याल से आपको थोड़ा ये समझ में आ रहा हो कैपिटल X क्या है, स्मॉल x क्या है। ओके, चलो अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जो है ये फार्मूला है। इक्वल टू वगैरह छोड़ दीजिए, सब 0 1 2 3 वगैरह बातें नहीं करेंगे। देखिए फार्मूला मैं लिखता हूँ, NCx p⁻x q⁻n-x। ठीक है, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ x=x का फार्मूला। ये होता है इसका फार्मूला फ्रेंड्स। ओके, NCx हमने कम्बिनेशन सीखा हुआ है, आपको याद होगा कम्बिनेशन सीखा हुआ है। NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n, है ना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर एक बार दोनों को घटा करके फैक्टोरियल, है ना, n-r का फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लिखते थे। उसी से ही ये n क्या है, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए हमने, 10 बार जो है सिक्के को उछाला था। x क्या है, मुझे कितनी बार हेड चाहिए, सफलता कितनी बार चाहिए, 2 बार चाहिए, तो 2 हो गया। p क्या है, p हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, कितना है हमारी p, 1/2। और q क्या है, q फ्रेंड्स जो है होता है q=1 - p होता है। जो भी सफलता, यानी ये असफलता की प्रोबेबिलिटी है, p सफल होने की प्रोबेबिलिटी है और q असफल होने की। तो q हमारे असफल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे अगर मान लो p दे रखा है, मान लो 0.2, तो q कितना होगा, 1 में से घटा दीजिए बस 0.2 को, 0.8 हो जाएगा। अगर मान लो p दे रखा है 1/2, तो q कैसे निकलेगा, 1 में से 1/2 घटा दो, बस 1 में से घटा दीजिए उसको, बस ये भी 1/2 आ जाएगा। मान लो p 0.6 दे रखा है, तो q कितना हो जाएगा, 1 - 0.6 = 0.4। तो ये निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यही फार्मूला हम दिमाग में रखेंगे, NCx p⁻x × q⁻n-x। अब देखो कुल कितनी चीज़ें हैं, n हमें पता है, x हमें पता है, p हमें पता है, x हमें पता है, q पता है, n और x पता है। तो कुल मिलाकर के इतनी चीज़ें आपको पता हैं तो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। जहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है, जो ये x की वैल्यू आप यहाँ पर फ्रेंड्स रखेंगे, उसकी लिमिट है। लिमिट क्या है भाई, x की, जैसे मान लो कोई n = 10 लिया हमने, कितने ट्रायल किए, 10 बार सिक्के को उछाला है, तो क्या 15 बार जो है हेड थोड़ी ना आ जाएगा। मेरी बात समझिए, अगर मैंने सिक्के को 10 बार उछाला है तो x की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 हो सकती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये उम्मीद कर सकता हूँ कि 10 बार मुझे हेड मिल जाए, मैं 15 बार 20 बार हेड नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। तो वही बोल रहा है कि जो x की वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के n तक जाती है। कहाँ तक जाएगी, n, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायल्स आपने किए हैं वहाँ तक उसकी वैल्यू जाती है। बस यही ये बात खत्म हो जाती है। p + q = 1 होता है, इसका हमने यूज कर ही लिया।
पी प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है 1। इसी से ही आया था जब मैंने आपको बताया था कि क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी यूज कर सकते हैं। जितना भी प्रोबेबिलिटी दे रखी उसमें उसको 1 से घटा देंगे तो वो असफलता की प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। मेरे ख्याल से मैंने आपको बात समझा दी है। अब एक एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। इफ़ यू टॉस अ कॉइन, ये एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं 10 बार करते हैं और आप चाहते हैं कि हेड जो है 4 बार आ जाए, 4 टाइम्स आपको हेड मिले और प्रोबेबिलिटी हेड आने की, हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि n कितना है इसमें, n कितना है इस क्वेश्चन में। भाई देखो कितनी बार हम सिक्के को उछाल रहे हैं, 10 टाइम्स उछाल रहे हैं। हमें हेड कितनी बार चाहिए, 4 टाइम्स, तो स्मॉल x की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है हेड आने की, 0.5। तो ये बात इतनी हमें यहाँ क्लियर हो जाती है। साथ ही साथ हम क्यू भी लिख सकते हैं। क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 1 माइनस पी के बराबर होता है, यानी 1 माइनस 0.5 इक्वल टू सीधे सीधे 0.5। बस इतनी बात अगर पकड़ना आप समझ गए हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल्स अब सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, मतलब अपनी रियल लाइफ में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए इन्होंने बताया हुआ है मैनी इंस्टेंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कोई ड्रग, नई ड्रग जो है, कोई नई दवा आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जो कि किसी बीमारी को ख़त्म कर सकती है। जैसे कोविड-19 आया तो हम कोविड की दवा ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो या तो वो डिजीज़ सक्सेसफुल रहेगी या तो उस बीमारी को ख़त्म करेगी तो सक्सेसफुल रहेगी, और अगर नहीं कर पाएगी तो वो एक फेलियर रहेगी। तो दो ही बातें हुई, या तो सक्सेस हुई या तो फेलियर हुई। उसी तरीके से आपने अगर लॉटरी का टिकट खरीदा है, या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, है ना। यू आर गोइंग टू विन और यू आर गोइंग टू लूज, है ना। या तो जीतोगे या तो हारोगे। एग्ज़ाम दोगे आप, या तो पास होगे या तो फेल होगे। तो ये सारी सिचुएशन जो है आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर हो जाती हैं डिपेंड। अब फार्मूले देखते हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं। फार्मूले आपको फ्रेंड ध्यान रखने होंगे, ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर मीन, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपसे मीन पूछा जाता है तो मीन इक्वल टू होता है n इंटू पी। एन क्या है, कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए गए हैं, पी क्या है, एक इंडिविजुअल ट्रायल में सक्सेस पाने की प्रोबेबिलिटी, n इंटू पी। यानी अगर आपको मीन पूछा जाए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो सीधे सीधे n की वैल्यू पकड़िए, p की वैल्यू लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। वेरिएंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, वेरिएंस, तो उसका फार्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू। उसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू। देखिए मीन का फार्मूला क्या है, n इंटू पी। वेरिएंस का फार्मूला हमारा क्या निकल कर आ रहा है, n इंटू पी इंटू क्यू। क्यू को हम फ्रेंड्स, अगर मैं क्यू को यहाँ पर q इक्वल टू 1 माइनस पी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको याद है कि q इक्वल टू 1 माइनस पी होता है। तो चाहे फार्मूला इस तरीके से लिख दीजिए और चाहे एन पी क्यू लिख दीजिए। एन पी क्यू याद करने में थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस होता है। हमेशा ध्यान रखिए, कई बार बता चुके हैं, बीएफएम में खास करके यूज होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू फ्रेंड्स होता है अंडर रूट वेरियंस। ठीक है, तो अगर वेरियंस ये है हमारा एन पी क्यू तो हो जाएगा अंडर रूट एन पी क्यू। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का तो अंडर रूट एन पी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में आता है स्क्यूनेस, जिसे अल्फ़ा 1 कहेंगे, और कुर्टोसिस को अल्फ़ा 2। ये ए लिखा हुआ है बट ये एक्चुअल में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है। ओके, तो अल्फ़ा 1 ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा अपने को फ्रेंड्स। ओके, तो मान लीजिए अगर आपको स्क्यूनेस कैलकुलेट करनी है तो अल्फ़ा 1 कैलकुलेट करेंगे कैसे, 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर अपान एन पी क्यू। ठीक है, और अल्फ़ा 2 कैसे कैलकुलेट होता है, यानी कि कुर्टोसिस कैसे कैलकुलेट होती है, 3 लिखिए प्लस करिए, 3 तो वैसे ही लिख लीजिए, उसके बाद में प्लस करिए, यहाँ पर आ जाइए, एन पी क्यू यहाँ भी नीचे लगा दीजिए, यहाँ भी एन पी क्यू है, यहाँ पर भी एन पी क्यू है, चलो इतना ठीक है। 1 माइनस 6pq, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। यहाँ क्या था, 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर था, यहाँ क्या है 1 माइनस 6pq अपान एन पी क्यू। ये हो गए फ्रेंड्स जो है इसके फार्मूले। ओके, इसके फार्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। उसके बाद में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक कब कहा जाएगा, जो आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, अगर p और q की वैल्यू 0.5 है, अगर p की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी p की वैल्यू, q की वैल्यू 0.5 है, तो उसे हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकली मतलब स्क्यूनेस की बात हो रही है यहाँ पर। स्क्यूनेस में
सिमेट्रिकल कहेंगे कब, अगर पी और क्यू 0.5 है। अगर प्रोबेबिलिटी पी की 0.5 से कम है, 0.5 से कम है, प्रोबेबिलिटी आपकी 0.5 से कम है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिवली स्क्यूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो उसे निगेटिवली स्क्यूड कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम, निगेटिवली स्क्यूड बोला हुआ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी इन सब, मतलब मेरे ख्याल से ये जितनी भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं ये सारी आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए फ्रेंड्स। ओके, एक दो बार कॉपी पेन उठाइए, है ना, रिवीजन करिए, इसका चीज़ें याद हो जाएंगी, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, अगर इधर ब्लैक बोर्ड की तरफ ना देखा जाए, हम लिखने की कोशिश करें, तो देखिए मीन का फार्मूला बताया था मैंने आपको, n इंटू पी होता है, n इंटू पी। ठीक है, उसके बाद मैंने वेरिएंस का फार्मूला बताया, इसी n इंटू पी में q से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, वेरिएंस निकल आया। स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है, तो ये जो फार्मूला इसी को एन पी क्यू इसमें ब्रैकेट में डाल दिया, अरे सॉरी अंडर रूट में डाल दिया, तो हमारा निकल आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब स्क्यूनेस चेक करनी है, तो स्क्यूनेस चेक करने के लिए अल्फा 1 फार्मूला यूज किया गया, अल्फा 1 इक्वल टू एन पी क्यू, तो नीचे लिखा हुआ है, चलो ठीक है। अल्फा 2 यानी कोटोसिस के लिए भी एन पी क्यू नीचे लिखा हुआ है, ये लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या था, मेरे ख्याल से 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर था। ठीक है, 1 माइनस 2p का होल स्क्वायर, इधर मत देखिए, नकल मत करिए। ठीक है, और इधर 1 माइनस 6pq है मेरे ख्याल से। ठीक है, 1 माइनस 6pq, ये एक चीज़ रह गई यहाँ, 3 प्लस और रहेगा। ठीक है, अब उतना अभी याद ही कर रहे हैं हम लोग, तो 3 प्लस और रहेगा। ठीक है, तो 3 प्लस ये और इसका फार्मूला। ठीक, ये वैल्यूज आपको देखो क्वेश्चन में n मिलेगा, p मिलेगा, q मिलेगा। अगर n मिल जाएगा और p मिल जाएगा, n मिल जाए, p मिल जाए, तो q अपने आप निकल आएगा। मेरे ख्याल सारी वैल्यू केवल आपको दो चीज़ें चाहिए, n और p, ये सारे चीज़ें कैलकुलेट होके आ जाएंगी आपके सामने। उसके बाद में अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 है, p और q दोनों 0.5 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, अगर 0.5 से ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी तो कहेंगे निगेटिवली स्क्यूड है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो या तो क्वेश्चन में दिया होगा या तो आप कैलकुलेट करोगे प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ही आप डिसाइड करोगे कि ये निगेटिवली स्क्यूड है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर 0.5 से ज़्यादा है तो निगेटिवली स्क्यूड हम लेते हैं। ठीक है, स्क्यूनेस कोटोसिस ये चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 8 और 9 है मेरे ख्याल से। एक और बात करेंगे, मॉड रह गया है, उसके बाद में हम सीधे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो मॉड क्या होता है बच्चों, फ्रेंड्स बच्चों कह रहा हूँ, सॉरी, मॉड क्या होता है, m इक्वल टू n प्लस 1 इंटू पी होता है, बस m इक्वल टू मॉड m इक्वल टू n प्लस 1 इंटू पी। आप में से कई लोग मेरे से बड़े होंगे, सॉरी, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा जो मैंने बच्चों शब्द यूज़ किया ठीक है, m इक्वल टू n प्लस 1 इंटू पी होता है, बस ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, n प्लस 1 इंटू पी। अगेन आपके पास अगर n है और p है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी बात, बहुत ज़्यादा कोई यूज नहीं दिखा, लेकिन अब ये चर्चा इन्होंने की है किताब में तो मैं भी बता दे रहा हूँ, कोई ज़्यादा यूज मुझे दिखा नहीं। बोलते हैं कि अगर m की वैल्यू इंटीजर आती है, अगर m इंटीजर है तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर दो मोड हैं। कौन कौन क्या हैं, दो मोड हैं। अगर m इंटीजर आता है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी कोई संख्या आती है, तो उसे हम वहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ दो मोड हैं और मोड की वैल्यू होगी m और m माइनस 1। ठीक है, अगर m इंटीजर है तो उसके दो मोड होंगे और उनकी वैल्यू m और m माइनस 1 होगी। अगर मान लो m इंटीजर नहीं है, हो सकता है 2.3 आ जाए, इंटीजर नहीं है, 2 3 4 5 इंटीजर है लेकिन 2.3 फ्रैक्शन है या फिर डेसिमल है, अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पर जो मॉड होगा वो m माइनस 2 और m के बीच का होगा इंटीग्रल पार्ट। m क्या हो, मॉड क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट होगा लाइंग बिटवीन m माइनस 2 और m माइनस 2 और m के बीच में कहीं लाई करेगा और वो इंटीग्रल पार्ट लिया जाएगा, इंटीग्रल पार्ट। बस इतनी सी बात केवल ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जो है ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी, काम भर का देख लेते हैं अपने को बस। ठीक है, अब ये देखिए एक न्यूमेरिकल जो है पहले करते हैं जिससे कि हमारी बाइनोमियल थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए हमारी ना। इफ़ 10 कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, 10 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। एग्जैक्टली 3 हेड आए इस बात की, 10 सिक्के आपने उछाले, 3 हेड आए इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखो कितने सिक्के उछाले हैं, 10, तो हमारे n इक्वल टू 10 हो गए, कोई डाउट नहीं है। एक ही सिक्के को 10 बार उछालूँ या 10 सिक्के एक बार उछालूँ, n इक्वल टू 10, क्लियर हो गई बात। उसके बाद में
P इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, हेड चाहिए, इसका मतलब हुआ कि एक बार उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अगर P 1/2 है तो Q कितना हो जाएगा, 1 - 1/2 है ना, 1 - P होता है, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। तो हमें मिल गया NPQ। तो हमें यहाँ पर फ्रेंड्स मिल गया N मिल गया, P मिल गया, Q मिल गया। अब बोल रहे हैं एग्जैक्टली 3 हेड आने चाहिए। कितने हेड आने चाहिए, 3। दैट मीन्स कि x इक्वल टू 3, x इक्वल टू कितना कह दिया आपने, 3 हेड आनी चाहिए, तो x इक्वल टू आपने 3 कह दिया। बस अब सिर्फ फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या था, NCx P की पावर x Q की पावर n माइनस x। याद कीजिए फार्मूला यही था अपना, ठीक है। NCx P की पावर x Q की पावर n माइनस x, ये हमारा फार्मूला है। उठा करके अगर हम वैल्यू पुट कर दें, n कितना है 10, C कितने हेड चाहिए 3, P कितना है 1/2 की पावर x कितना होगा 3, क्योंकि हमें 3 हेड चाहिए, इनटू Q कितना है, ये भी फ्रेंड्स 1/2 ही है की पावर, अब यहाँ n कितना है 10 और माइनस x कितना है 3, क्या कहते हैं x कितना है 3, क्वेश्चन में दे रखा है, बस इसको सॉल्व करना रह गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो ये 10C3 रहेगा, 10C3 वैसे ही रहा, और ये हो जाएगा पावर 3, और यहाँ पर है 10 में से 3 गए 7, और गुणा में घाते जोड़ती हैं तो 7 और 3 10 फिर हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 10। अब 10C3 इंटू, बस ये कैलकुलेट कर लो फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 10C3 कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। 10C3 फार्मूला क्या है आप याद करिए। सबसे पहले ऊपर वाला लिख दीजिए, मैंने ऊपर वाला लिख दिया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे वाले को लिख दीजिए 3 फैक्टोरियल। उसके बाद में इसको इसमें घटा करके 10 में से 3 गए 7 फैक्टोरियल लिख दीजिए। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, 10 × 9 × 8 × 7 का फैक्टोरियल लिखेंगे। मैं ये मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को, इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। क्या किया मैंने, 10 के फैक्टोरियल को ओपन किया है, तो हम लिखेंगे 10, 9, 8 और 7 के फैक्टोरियल पर रोकेंगे। 7 के फैक्टोरियल पर हमने क्यों रोका हुआ है, उसके पीछे कारण है कि हमारे पास नीचे 7 का फैक्टोरियल मौजूद है, ठीक है। फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हैं ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को शुरू करने में मैंने ये चीज़ समझाई हुई है, बहुत सारे कैलकुलेशन करवाए हुए हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 × 9 × 8, ठीक है। और नीचे फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 × 2 × 1, ठीक है। कटम कटाई और पिटम पिटाई मचा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चौको 8, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, तो हमें 120 आ गया। 120 किसकी वैल्यू आ गई है मित्रों, 10C3 की। 10C3 की वैल्यू आ गई 120 इंटू, यहाँ पर क्या था 1/2 की पावर 10 था, क्योंकि यहाँ पर 3 था और यहाँ 7 था, 7 3 10 था, ठीक है। तो 1/2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होगी, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, 1024 आएगी मेरे ख्याल से, 1024, ठीक है। तो इसे 120/1024 लिख दिया मैंने, बस काम खत्म। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहो तो डेसिमल प्लेसेस में ले जाओ। थीम मेन मुद्दा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बताना क्या चाहते हैं। अब देखिए सवाल समझ करके और बाइनोमियल थ्योरम अब आपको समझ में आई होगी। अगर मैं बोलता कि ऐसे 10 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और हेड और टेल बनाने की प्रोबेबिलिटी है बैठते ना, हो सकता है सारे हेड आ जाए, हेड 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 ऐसे 10 बार लिखते लिखते पागल हो जाते। लेकिन अब ये काम आसान हो गया, 10 सिक्के उछाले गए और 3 हेड आने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी थी, ठीक है। तो हमें n = 10 मिल गया था। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी, चूँकि सिक्का उछाला गया है इसलिए 1/2 होगी, Q भी 1/2 ही हो जाएगा, और x = 3 चाहिए, क्योंकि हमें सफलता कितनी बार चाहिए, 3 बार चाहिए, इसलिए x = 3 हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही बात जो कुछ भी मैंने आपको समझाया फ्रेंड्स, वही चीज़ ये पूरी लिखी हुई है। आपको PDF जब आप प्रिंट आउट करोगे तो वहाँ से आसानी से समझ पाओगे, इसलिए पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, ये वो क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम का बेस बनाने के लिए समझाई थी। ये मैकमिलन की बुक से, वो मैकमिलन की बुक से नहीं है, ठीक है। मैकमिलन की बुक में सवाल दिया हुआ ये है आपके सामने, अगर x जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और n की वैल्यू 8 दे रखी है और p की वैल्यू 1/2 दे रखी है, n = 8, p = 1/2, तो भाई p अगर 1/2 है तो q भी 1/2 होगा, क्योंकि एक में से जब 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही आएगा। चलो ये भी हमें क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स ना, इनका ये क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी आपको mod x - 4 ≤ 2, बाप रे, समझ रहे हैं, मतलब एक ही साथ में एक तो मॉड का कॉन्सेप्ट घुसेड़ा इन्होंने, ऊपर से <= भी लेकर चले आए। चलो थोड़ा सा
इसकी वजह से कठिनाइयाँ बढ़ेंगी, बट धीरे धीरे दिमाग लगाते हुए समझते हुए अगर चलेंगे तो समझ में आ भी जाएगा। मॉड एक्स का क्या मतलब होता है भाई? मॉड एक्स का मतलब होता है कि मॉड की अंदर चाहे जो कुछ भी डालोगे ना, बाहर पॉजिटिव ही आता है। बस सिंपल सी बात ये होती है। मतलब ये एक ऐसी मशीनरी है, मान लो इसमें हमने -2 डाला, बाहर क्या आएगा? +2। मान लो हमने इसमें +2 डाला, बाहर क्या आएगा? +2। ठीक है, -10 अंदर डाला, बाहर क्या निकलेगा? +10। चाहे जो कुछ भी अंदर में रहेगा, चाहे माइनस चाहे प्लस, बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। ये होता है मॉड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मॉड आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब इस चीज़ का यूज कैसे करेंगे देखते हैं। मॉड x - 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मॉड x - 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, जब हम ये मॉड खोलेंगे, जब हम मॉड खोलेंगे तो हम लिखेंगे x - 4 लेस देन आर इक्वल टू 2 और इधर में -2। ये है, ये लाइन थोड़ा समझ लीजिए, बस बाकी आगे की लाइनें अपने आप हो जाएंगी। क्या किया मैंने? मॉड x - 4 में से जब मॉड हटाया, मैंने मॉड हटा दिया, तो मैंने लिखा क्या? ये तो था ही, लेस देन आर इक्वल टू 2 था ही, इधर भी -2 भी लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मॉड लिखा हुआ है, मॉड हटाओगे आप, मान लो मॉड x इज लेस देन 3 लिखा हुआ है, तो जब आप मॉड हटाओगे तो क्या होगा? x इज लेस देन 3 और इधर में -3 भी आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ जो उधर प्लस में है वही चीज़ उधर माइनस में भी रखी जाती है। इसी क्रम में मैंने इधर भी माइनस और इधर प्लस लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। ये देखो, ये क्या है? मतलब इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें हम और आप जो है कोई जिम्मेदार नहीं हो रहे हैं। ये मतलब ये चला आ रहा फंडा है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। अब चूँकि पहले हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए हमको आइडिया नहीं है। अब कुछ लोग जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं उनको पता होगा, बीटेक वगैरह में ये सब चीज़ें हम यूज करते हैं, है ना। या अब जिनको नहीं आइडिया है उनके लिए मैं एकदम सिरे से बता रहा हूँ कि कैसे समझना है। मॉड x - 4 लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, आप क्या करोगे? मॉड हटाओगे, लेस देन आर इक्वल टू 2 इधर रहने देना और इधर में वही चीज़ माइनस के साथ लिख देना इधर की तरफ। ठीक है, अब क्या होगा देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो मॉड x ऐसे ही रहने देते हैं, x ऐसे ही रहने देंगे, -4 क्या होगा? इधर आ जाएगा, तो यहाँ -2 था, इधर माइनस है, आएगा तो +4 आएगा। इसी तरीके इधर देखो, इधर 2 वैसे ही रहा और ये जो 4 है किधर जाएगा? उधर की तरफ जाएगा। इधर माइनस है, उधर प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये +4 - 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू x वैसे ही रहा, लेस देन आर इक्वल टू 4 2 6। ये है एक तरीके से 2 इक्वेशन सॉल्व किए हमने क्या किया है? एक तरीके से 2 इक्वेशन सॉल्व किया है। एक इक्वेशन क्या है कि x - 4 का लेस देन -2 के बराबर है, इसको सॉल्व किया है। और एक सॉल्व किया है कि x - 4 का ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के बराबर है। ठीक, ये 2 इक्वेशन हमने अलग अलग सॉल्व की है। तो हमें मिला कि x की वैल्यू 2 के बराबर या बड़ी और 6 के बराबर या छोटी होनी चाहिए। ये हमें निकल करके आया है। हमें क्या ज्ञात करना है कि ये ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी, यानी ये सवाल ना हो करके एक्चुअल क्वेश्चन ये है, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जहाँ पर x जो है 2 से बड़ा है या बराबर है, और x जो है 6 से छोटा है या बराबर है। ये प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। 2 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा या बराबर तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। मैं क्यों कह रहा हूँ 2 3 4 5 6? क्योंकि आप देखो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 2 के बराबर या उससे बड़ी और 6 के बराबर या उससे छोटी। तो 2 के बराबर या उससे बड़ी वैल्यू 3 4 5 और 6 या उससे छोटी, तो ये वैल्यूज आ जाती हैं। ये वैल्यू इतना आपको यहाँ पर इस बात से इतना समझना है। कहने मतलब हमें एक प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है कि अगर n इतना है और p इतना है तो 2 बार सक्सेस मिले, यानी x की वैल्यू 2 हो, x की वैल्यू 3 हो, x की वैल्यू 4 हो, x की वैल्यू 5 हो और x की वैल्यू 6 हो, तब प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। इतना ज़्यादा काम हमारे पास में ये आया हुआ है। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड कीजिए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और डिटेल में चर्चा करूँगा। लेकिन जितना मैंने समझाया है इतने में अपना काम हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, n = 8 दिया हुआ है, p = 1/2 दिया हुआ है, q = भी 1/2 ही हो जाएगा क्योंकि 1 - p होता है। तो ये बात हमने लिख दी। अब हमें ज्ञात क्या करना है?
मैंने आपको बताया हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6। इतनी सारी प्रोबेबिलिटी फ्रेंड्स हमको कैलकुलेट करनी है और जोड़नी है, ठीक है। x इक्वल टू 2, अब फार्मूला क्या होता है हमारा? फार्मूला होता है हमारा NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x, ठीक है। अब n कितना है? n हमारा है 8, क्वेश्चन में गिवन है। Cx ऐसे ही रहने दिया, p कितना है हमारा 1/2 की पावर x वैसे ही रहने दिया, इंटू q कितना है 1/2 की पावर 8 माइनस x। तो ये आई हमारी काम की वैल्यू। हमने क्या किया, इसमें n की वैल्यू रख दी। अब x की वैल्यू 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, ऐसे रखिए और इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। ये देखिए यही हो रहा है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5। यानी कि हमने जो है 8 बार सिक्का उछाला है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब आपको बताना है कि 2 बार हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी याद कीजिए, 3 बार हेड आए, 4 बार, 5 बार हेड आए, 6 बार हेड आए। यानी कि कुल मिला के सवाल ये कह रहा है कि 2 से लेकर के 6 के बीच में कोई भी नंबर का हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें टोटल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बस अब उठा करके यही बात हम यहाँ पर रखना शुरू कर देंगे। देखिए 8C2 हमने क्या किया, 8C, अगर यहाँ पर 2 रखोगे फ्रेंड्स देखो तो क्या हो जाएगा, 8C2 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, x की जगह 2 रख दिया, और 1/2 की पावर 8 माइनस 2 यानी कि 6 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर यहाँ 3 रख दोगे तो 8C3 हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा, और 1/2 की पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा। वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, देखिए 3 के केस में अगर आप 4 पुट करोगे तो 4 के केस में 5 करोगे और 6 करोगे, वही बात लिखी हुई है। मैंने 1-2 आपको समझा दिया, बाकी कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब एक और बात देखिएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 8 में से 2 गए 6, 6 2 8। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 8 आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 8 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी पावर 8 हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसकी भी पावर 8 हो जाएगी, इसको भी करेंगे तो पावर 8 हो जाएगी, ठीक है। यानी हर एक केस में अगर हम यहाँ पर देखें तो हो क्या रहा है, 1/2 की पावर 8 ही है हर जगह। ये भी 1/2 पावर 8 है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। वही किया गया है, देखिए 1/2 की पावर 8 को कॉमन लिया गया है, ठीक है। 1/2 की पावर 8 को कॉमन लिया गया। अब यहाँ 8C2, 8C3, 8C4, 8C5 और 8C6 ये बचे, इनको आपको जोड़ना है। बस अब ये कैलकुलेशन केवल कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको 8C2 1-2 मैं आपको करके दिखाता हूँ। 8C2 कैसे कैलकुलेट करते हैं। 8C2 होता है फ्रेंड्स, ऊपर पहले फैक्टोरियल 8 लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, नीचे वाला फैक्टोरियल 2, और इधर बगल में क्या लिखेंगे, 8 में से 2 गए 6 का फैक्टोरियल, ठीक है। इतना आपने लिख लिया। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद में इसको ओपन करिए तो 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। 6 पर क्यों रोका मैंने, क्योंकि नीचे मेरे पास 6 था, इसीलिए नीचे 6 फैक्टोरियल। 6 से 6 का फैक्टोरियल ख़त्म हो जाएगा तो ऊपर बचा 8 × 7, और नीचे फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 2 × 1, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8 और 7 चौक 28, ये आ गया आपका 28, ठीक है। इसी तरीके से कोई और ले लीजिए जो आपको समझ में आए। मान लीजिए मैं ये ले लेता हूँ, 8C4 कैलकुलेट करके देखते हैं। 8C4, ठीक है, 8C4 कैलकुलेट कर लीजिए। पहले ऊपर वाला लिखिए फैक्टोरियल 8, नीचे फैक्टोरियल 4, इसको लिखा, फिर इसको लिखा, फिर इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया, 8 में से 4 गए 4 और उसको लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल। मैं 4 पर क्यों गया, क्योंकि मेरे पास फैक्टोरियल 4 नीचे था, इसीलिए मैंने 4 पर रोका हुआ है। एक फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, जो बचा उसको फिर से लिख लीजिए, 8 × 7 × 6 × 5 अपान फैक्टोरियल 4 को ओपन कर सकते हैं, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 पे 70 आ जाएगा, ठीक है, 70। इस तरीके से आप सारे कैलकुलेट करने पड़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये सारे कैलकुलेशन आप कर सकोगे। जोड़ोगे तो ये 238 आ जाएगा, और ये 1/2 की पावर 8 होता है 256, कट पिट करके 119/128 आपका
आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कठिनाई नहीं है, कठिनाई बस केवल ये लाइन इंटरप्रेट करना है। सवाल इजी है, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए मेहनत बहुत है। जैसे ये जो चीज़ लिखी हुई ना, इन्होंने ये खतरनाक कर दिया है, यही इतना ना लिखा होता तो ये क्वेश्चन उतना कठिन ना होता। x माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो मॉड जब हटाएंगे तो हम लेस देन आर इक्वल टू 2 और इधर में लेस देन आर इक्वल टू -2 लिख देंगे। बस ये चीज़ गणित लगती है। फिर एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेस देन आर इक्वल टू 2, x माइनस 4 लिख दिया हमने। अब क्या होगा? लेस देन आर इक्वल टू, इधर x रहने दिया, -4 को इधर ले आए तो इधर -2 था और इधर -4 आएगा तो +4 हो जाएगा, ये +2 हो गया। ठीक है, तो एक पार्ट सॉल्व किया तो हमें मिल गया क्या? +2 इज लेस देन आर इक्वल टू x, है ना। इसी तरीके से दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट क्या है? x माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 के। अब यहाँ पर 4 को उधर ले जाएंगे तो x इक्वल लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 2 + 4, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू +6 हो जाएगा। बस यहाँ उठा करके +6 लिख दिया हमने। बस ये अब 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए या 6 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो 2 से बड़ा हो और बराबर हो, यानी कि 2 से शुरू होगा और 6 तक जाएगा, तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। ये इतनी वैल्यूज आ जाएंगी। बस इतनी वैल्यूज आ गई, हर एक का आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी पड़ेगी, एंड देन योर क्वेश्चन इज डन। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूट द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। फार्मूले अब आपको यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है ना, जो मैंने फार्मूले आपको सिखाए थे वो फार्मूले अब आपको यहाँ याद रहने पड़ेंगे ना। कंप्यूट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कर्टिसिस, मोड ज्ञात करना है। ठीक है, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है p 0.7, n दे रखा है 60। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, यानी कि 0 बार सफलता मिले उसकी प्रोबेबिलिटी, सफलता 43 बार से कम मिले या बराबर हो, सफलता 10 बार या उससे ज़्यादा मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं जितना सॉल्व हो पाएगा उतना किया जाएगा। देखिए n इक्वल टू 60 दिया हुआ है, p इक्वल टू 0.7 दिया हुआ है। अब अगर आप याद करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था? मीन का फार्मूला मैंने आपको बताया था n इंटू पी, आई थिंक, है ना, n इंटू पी। तो n हो गया हमारा 60, p हो गया 0.7, तो ये हो जाएगा 6 × 42, मेरे ख्याल से 4.2 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा, सॉरी, 6 × 42, ठीक है, 42 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन मांग रहे हैं, मीन निकल आया फ्रेंड। देखिए कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं, बस केवल फार्मूला याद रखिए। क्वेश्चन सब, ये क्वेश्चन आसान है। मीन का फार्मूला n इंटू पी है। क्वेश्चन में n दिया हुआ है आपको, ये n और p दे रखा है, केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें वेरिएंस निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। और वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है? n p q से करते हैं, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था n इंटू पी इंटू क्यू करते हैं। तो n 60, p 0.7, p कितना है? 0.7 दिया हुआ है, तो q कितना हो जाएगा? एक में से 0.7 घटाएंगे तो 0.3 आ जाएगा, तो q की वैल्यू आ गई 0.3। बस इसको मल्टीप्लाई केवल कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12.6। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा 12.6। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसी को अंडर रूट में रख दीजिए। 12.6 का वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो 3.55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कैलकुलेट हो गया हमारा। अब इस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करना है। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला याद करिए, मैंने आपको बताया था अल्फ़ा 1 का फार्मूला क्या होगा? 1 - 2p का होल स्क्वायर, और मेरे ख्याल से यहाँ npq था, है ना। अभी npq हमने कैलकुलेट किया था, याद कीजिए npq कहाँ कैलकुलेट किया था? जब हमें वेरिएंस की ज़रूरत पड़ी थी, जब हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया था तो npq कैलकुलेट किया था, जो कि 12.6 आया था। तो वही रख देते हैं उठा करके। 1 - 2p का मतलब हो गया, देखो p हमारा कितना है? 0.7, 2p कितना हो जाएगा? 1.4 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद में समझ गए होंगे ना। p देखिए यहाँ दिया हुआ है आपको, p दे रखा है ये। ठीक है, p 1 - 2p 1.4 की पावर 2 हो गया। एक में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 0.4, माइनस में 0.4 की पावर 2 अपान 12.6। अब माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर पावर 2 है तो बाहर प्लस ही निकलेगा, तो 1.6 अपान 12.6। बस इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका निकल करके आ जाएगा क्या? स्क्यूनेस। क्या निकल करके आ जाएगी? स्क्यूनेस। फिर स्क्यूनेस में मैंने आपको बताया था
कि अगर P इक्वल टू 0.5 है तो हम क्या बोलेंगे, P इक्वल टू 0.5 इक्वल टू Q अगर है तो सिमेट्रिकल होगा। अगर P की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो हम क्या बोलते हैं, उसे पॉजिटिवली स्क्यूड बोलते हैं। अगर P की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है तो वो निगेटिवली स्क्यूड होता है। अब क्वेश्चन में आपके P कितना दे रखा है, 0.7, ये है 0.5 से ज़्यादा, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये निगेटिवली स्क्यूड है। क्या है, ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, निगेटिवली स्क्यूड है। कैसे मैंने कहा निगेटिवली स्क्यूड, क्या वो कह दिया, क्योंकि भाई यदि P इज ग्रेटर देन 0.5 है, P की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो निगेटिवली स्क्यूड होता है। और क्वेश्चन में ही दे रखा है कि P की वैल्यू 0.7 है, 0.5 से ज़्यादा है, इसलिए ये निगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा। इसी तरीके से कुर्टोसिस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा 2 कुर्टोसिस का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा 2 का NPQ मेरे ख्याल से इसमें भी है ना, 1 माइनस नहीं, यहाँ 3 था प्लस 1 माइनस 6 PQ है, शायद मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन शायद यही फार्मूला है। 3 + 1 - 6 PQ अपान NPQ होता है, जिसमें से NPQ की वैल्यू हमारे पास 12.6 ऑलरेडी है। आगे बढ़ा करके फार्मूला देख लेते हैं। हाँ ठीक है, वही चीज़ है। तो 3 लिखा हमने प्लस 1 माइनस 6 इंटू P इंटू Q, 0.7 इंटू 0.3 अपान NPQ की वैल्यू 12.6 आई थी। या नहीं 12.6 रखना चाहते हैं तो भाई N है 60, P है 0.7 और Q है 0.3, ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपान में इसको कैलकुलेट कर लीजिए फ्रेंड्स, जो है आपका ये आंसर निकल करके आ जाएगा। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 2.98। जब 2.98 आ गया तो इसे प्लेटिकर्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, प्लेटिकर्टिक। प्लेटिकर्टिक बोलते हैं। कर्टसिस में हमने सीखा था, याद कीजिए ये वाली चीज़, कर्टसिस में हमने देखा था कि अगर β2 कर्टसिस की वैल्यू अगर 3 के बराबर आती है तो हम मेसोकर्टिक बोलते थे, अगर 3 से ज़्यादा आती है तो लेपोकर्टिक बोलते थे, अगर 3 से कम आती है तो प्लेटिकर्टिक बोलते थे। ठीक है, ये बात मैंने आपको कर्टसिस में पढ़ाई हुई चैप्टर नंबर 3 में। तो यहाँ β2 की वैल्यू कितनी है, 3 से कम है। 3 से कम मतलब ये वाला सिद्धांत लागू होगा जो यहाँ पर, सॉरी ये वाला प्लेटिकर्टिक, इसीलिए हमने उसको प्लेटिकर्टिक बोला हुआ है। उसके बाद में इस क्वेश्चन में और क्या बचा, इस क्वेश्चन में मोड भी ज्ञात करना है। देखिए मोड कैसे ज्ञात करेंगे, मोड ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या था, n+1 इंटू P, यही तो फार्मूला था मोड का। बस उठा करके वैल्यू रख दीजिए। तो ये है n की वैल्यू 60 है तो एक जुड़ जाएगा 61 इंटू 0.7। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका मोड भी निकल करके आ जाएगा। उसके बाद में इन्होंने आगे बढ़ाया है क्वेश्चन को और आपसे पूछा है कि P इक्वल टू x इक्वल टू 0 ज्ञात करिए। ठीक है, तो P x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x का फार्मूला क्या था, NCx P की पावर x Q की पावर n-x, ये था हमारा फार्मूला। n कितना है हमारे पास, क्वेश्चन में दे रखा है n इक्वल टू 60, x कितना दे रखा है, x यहाँ पर देखो 0 दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में 0 दे दिया। p कितना दे रखा है, क्वेश्चन में p इक्वल टू 0.7 दे रखा है तो 0.7 लिख दिया। q कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ओके, ये सारी बातें एज गिवन इन द क्वेश्चन हमने लिख ली। उठा करके वैल्यू रख दीजिए बस, x इक्वल टू 0 करेंगे जब तो हो जाएगा 60c0 इंटू P 0.7 की पावर 0 इंटू Q 0.3 की पावर n-x 60 - 0। ठीक है, उठा करके इसको सॉल्व करेंगे, 66c0 हो जाएगा। इसको देख लेते हैं क्या होगी वैल्यू। देखो किसी भी संख्या की घात अगर शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, तो ये तो हो गया 1 इंटू 60c0 कैलकुलेट करना है। कितना कैलकुलेट करना है, 60c0। तो पहले ऊपर वाला लिखेंगे फैक्टोरियल 60, फिर नीचे वाला लिखेंगे फैक्टोरियल 0, फिर बड़े से छोटा घटा करके लिखेंगे तो फैक्टोरियल 60 फिर आ जाएगा। इससे ये जाएगा कट। अब फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए ये 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 आ गया, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू, ये पावर 60 है, 60 में से 0 घटाएंगे मतलब 60 ही रहेगा। ठीक है, तो अब 0.3 देखो, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, आप चाहो तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिए। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर हम 0.3 को 0.3 से गुणा करेंगे तो 3 त्रिक के 9 आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 2 अंक पर। कितने पर, 2। अगर इसी को 0.3 एक बार और करें तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, लेकिन डेसिमल कितने प्लेस पर आएगा,
3 प्लेसेस पर। इस तरीके से चूंकि हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 60 बार, कितनी बार, 60 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 0 0 करके 60 बार जो है 0 0 लिखा जाएगा, या कुछ भी लिखा जाएगा जो भी, लेकिन 60 टाइम्स आप उसको लिखोगे। तो आप सोचो कि दशमलव के बाद में कोई ऐसे 0 0 0 0 भर के अगर कोई चीज़ 60 बार इतनी दूर पर मिलेगी तो वो ऑलमोस्ट जीरो ही है। कितनी है वो, ऑलमोस्ट जीरो है। क्योंकि देखिए यहाँ पहले तो 0.3 कुछ वैल्यू थी, फिर 0.09 हुआ, फिर 0.027 हुआ, अब इसको और गुणा करेंगे तो 0.0081 हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ेंगे तो ये मतलब इतना घटते घटते जीरो ही हो जाएगा। तो दिस विल बिकम जीरो सिंपल टर्म में, इसीलिए इसकी वैल्यू फाइनली हमारी जीरो आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। आंसर हो गया। अब जो ये 2 क्वेश्चन हैं, देखिए ये 2 क्वेश्चन, भाई मुझे कोई इसका मेथड दिखा नहीं कि जिसको मैं आपको आसानी से समझा सकूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करवाऊँगा। बुक में पता नहीं कैसे सॉल्व किया, मुझे नहीं आइडिया है। क्योंकि देखिए रीज़न मैं बताता हूँ आपको क्या कारण है सॉरी, देखिए कारण क्या है इसका, आपको कैलकुलेट क्या करना है, p मतलब x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 43 हो। तो भाई x की वैल्यू 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 43 तक हो सकती है, 43 तक जाएगी, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि 0 सक्सेस मिले, प्लस प्रोबेबिलिटी इस बात की कि 1 बार सक्सेस मिले, प्रोबेबिलिटी इस बात की कि 2 बार सक्सेस मिले, ऐसे करके प्रोबेबिलिटी इस बात की कि 43 टाइम्स हमको सक्सेस मिले। अब अभी हमने क्वेश्चन एक लगाया था जिसमें याद हो आपको, जब हमने दो बार सफलता, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार सफलता के लिए कैलकुलेशन किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व किया था, है ना। तो वहाँ 5 कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, तो उसी में ही हमारा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था। आप सोचो कि अगर आपको 43 टाइम्स कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी तो ये और हैक्टिक होगा, ठीक है। अगर नहीं भी 43 टाइम करना चाहते, मान लीजिए आप ये बोलते हो कि सर 60 वैल्यू है, उसमें से 43 घटा दीजिए, ठीक है, तो भाई तब भी 17 वैल्यूज अभी भी बचती हैं। तो अगर मान लो ये 43 ना करोगे तो 17 तब भी करनी पड़े। 17 बार जो है C1 C2 और ये सब खेल जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी समझ में आया नहीं कि मैं इसको कैसे ईजिली आपको समझा पाऊँ। इसी तरीके से x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10, तो भाई x 10 या 10 से अधिक बड़ा है, तो x की वैल्यू 10 से ले करके कहाँ तक जा सकती है, 60 तक। तो 10 11 12 13 ऐसे 60 तक जाएगा। अब आप सोचो x इक्वल टू 10 रख करके कैलकुलेट कीजिए किसमें, NCx p की पावर x और q की पावर n-x। इस फार्मूले में आपको x इक्वल टू 10 रखना है एक बार, फिर 11 रखना है, फिर 12, फिर 13 14 15 16 ऐसे 60 तक जाना है। तो कैलकुलेशन कितनी होगी, मतलब मेरे ख्याल से तो कैलकुलेशन इतनी होगी कि हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। ये दोनों पार्ट हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के पास कोई बेहतर ट्रिक होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो ये हो गई बात, इसमें x इक्वल टू 0 वाला मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, बाकी दोनों मैं नहीं करवा पाया हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से इसी पर ये लेक्चर भी शायद ख़त्म हो गया है, हाँ, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने काफ़ी सारी डिटेल में यहाँ पर चर्चा कर ली है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट करके बताइएगा कि जो है क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि अगले लेक्चर में हम उसको आपको फिर से कवर करके समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।